ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जब किसी भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस को सूचना प्रदान करने के लिए आपस में जोड़ा जाता है तो इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। आपस में किन्हीं भी डिवाइस को वायर या वायरलेस माध्यम से जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। नेटवर्किंग के माध्यम से रिसोर्सेस को शेयर किया जाता है। इसके द्वारा दो कंप्यूटर के मध्य अधिक तेज़ गति से डाटा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है। ARPANET विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा के संचार एनालॉग या डिजिटल सिग्नल में होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा के संचार एनालॉग या डिजिटल सिग्नल में होता है। नेटवर्क के घटक। पहले शॉर्ट में इधर देख लेते हैं कि एक नेटवर्क वातावरण में निम्न मुख्य सर्वर शामिल होते हैं। कौन कौन से फाइल सर्वर शामिल होगा? प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर, वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, वर्चुअल मशीन, FTP सर्वर, डाटाबेस सर्वर, मेल सर्वर, इतने शामिल होते हैं एक नेटवर्क वातावरण में। तो नेटवर्क के घटक देख लेते हैं। नेटवर्क के घटक सर्वर से कनेक्ट डिवाइस क्लाइंट के लिए सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण FTP सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, ये सब सर्वर हैं। नेटवर्क के सर्वर के एक तरीके से उदाहरण हैं। सर्वर से कनेक्ट डिवाइस का क्लाइंट के लिए सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और जैसे FTP सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। वर्क स्टेशन या क्लाइंट क्या है? सर्वर से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा कंप्यूटर होता है जो वांछित जानकारियों के लिए नेटवर्क सर्वर के रिसोर्स प्रयोग करता है। यह सामान्यतः एक पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है। वर्क स्टेशन या क्लाइंट। संचार माध्यम, कम्युनिकेशन मीडियम, कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाइंट और सर्वर के मध्य संदेश पहुंचाने के लिए जिन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे केबल, फाइबर ऑप्टिक्स और सैटेलाइट, ये सब संचार के माध्यम हैं। केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट के माध्यम से क्या होता है? संचार का एक तरीके से प्रसारण होता है क्लाइंट और सर्वर के मध्य। नेटवर्क कार्ड में कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। NIC को ईथरनेट कार्ड, नेटवर्क एडाप्टर, लैन एडाप्टर, ब्रॉडबैंड कार्ड या एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड आदि के नाम से जाना जाता है। NIC को ईथरनेट कार्ड, नेटवर्क एडाप्टर, लैन एडाप्टर, ब्रॉडबैंड कार्ड या एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड आदि के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा संचार करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है, जैसे HTTP, FTP, TCP, IP, ये सब नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं। नेटवर्किंग डिवाइस देख लेते हैं। कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइस हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें नेटवर्क डिवाइस कहा जाता है, जैसे हब, राउटर, रिपीटर। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें नेटवर्क डिवाइस कहते हैं, जैसे हब, राउटर, रिपीटर, ये सब होते हैं नेटवर्क डिवाइस के उदाहरण हैं। प्रमुख नेटवर्किंग डिवाइस जैसे हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। हब क्या है?
दो या दो से अधिक कंप्यूटर तथा नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हब का प्रयोग कहाँ होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क के आकार को बढ़ाने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। हब में कई सारे पोर्ट्स होते हैं। यह किसी भी एक पोर्ट से आने वाले डाटा पैकेट को अन्य सभी पार्ट्स में भेज देता है। यह रिसीविंग कंप्यूटर पर निर्भर करता है और वह पैकेट उसके लिए है या नहीं। हब को डंप डिवाइस या नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ चित्र में दिया है, बीच वाला हब है और इसी हब से विभिन्न प्रकार के पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। हब के प्रकार पैसिव हब, एक्टिव हब, इंटेलिजेंट हब और स्विचिंग हब। पैसिव हब जो निष्क्रिय हब है ना, यह हब को डाटा ट्रांसफ़र के लिए बिना किसी प्रोसेसिंग के केवल मार्ग प्रदान करता है। जो हब निष्क्रिय हब है, पैसिव हब, वह हब जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए किसी प्रोसेसिंग के केवल मार्ग प्रदान करता है, निष्क्रिय हब। और जो एक्टिव हब, सक्रिय हब होता है, वह हब जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए प्रोसेसिंग कार्य की क्षमता रखता है। निष्क्रिय हब केवल एक मार्ग दे देता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, और जबकि सक्रिय हब क्या करता है, वो प्रोसेसिंग की कार्य भी करता है। इंटेलिजेंट हब वह हब जो डाटा ट्रांसफ़र के दौरान अतिरिक्त डाटा को गाइड करता है। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है अतिरिक्त कार्य करता ही है, तो ये भी डाटा ट्रांसफ़र करते समय ना अतिरिक्त डाटा को भी गाइड करता है, डाटा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये सब चीज़ें देखता है। स्विचिंग हब वह हब जो डाटा पैकेट पर अंकित एड्रेस को पहचान कर सभी पैकेट को सही जगह भेजता है, सही मार्ग प्रदान करता है, मतलब सही जगह भेजता है। स्विचिंग हब देखता रहता है कि किस जगह भेजना है, सही मार्ग है कि नहीं है, तो वो सब फिर करता है स्विच। यह हब की तरह सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, इससे हब की कमियों को दूर किया जाता है। स्विच जो है ना, ये हब की तरह सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है स्विच, और इससे हब की कमियों को दूर किया जाता है। मतलब एक तरीके कह लीजिए हब का जो है ये असंवर्धित रूप है, अपग्रेडेड फॉर्म है स्विच। यह हब की तरह डाटा को पूरे नेटवर्क में नहीं भेजता है, बल्कि पहले चेक करता है कि कौन से सिस्टम या पोर्ट को डाटा भेजा जाए। स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है। ये देखता रहता है कहाँ भेजा जाए, कहाँ नहीं, किस तरह से भेजा जाए, तो इसीलिए इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। स्विच के द्वारा डाटा ट्रैफिक को कम किया जाता है, तभी तो इंटेलिजेंट है ना। ये पहचान करता रहता है किस जगह भेजना है, किस जगह नहीं। तो ये देखिए, ये स्विच है, एक तरीके से सेंट्रलाइज हैं। तो देखिए ट्रैफिक ए और ट्रैफिक बी में भेजेगा नेटवर्क को, तो इंटरनेट से जो है नेटवर्क आता है और स्विच से होकर के फिर क्रॉस होता है, तो ये ट्रैफिक ए में भेजेगा, ट्रैफिक 2 में भेजेगा, पहचान करके कहाँ कहाँ भेजना है। तो ये हो गया स्विच। ये मतलब पहले चेक कर रहा है कि कौन से सिस्टम में कौन से पोर्ट में भेजा जाए, इसीलिए इसे इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं। राउटर नेटवर्क में जितना डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है वह पैकेट के माध्यम से भेजा जाता है। राउटर पैकेट की जांच करता है और केवल उपयोगी पैकेट को नेटवर्क में भेजता है। राउटर को है ना, नेटवर्क में जितना डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है वह पैकेट के माध्यम से भेजता है, पर राउटर पैकेट की जांच करता है और केवल उस उपयोगी पैकेट को नेटवर्क में भेजता है।
यह पैकेट को तेज़ी से पहुंचाने के लिए और निर्देशित करने के लिए सबसे अच्छे मार्ग का चयन करता है। सबसे अच्छे मार्ग मतलब जो शॉर्टेस्ट मार्ग होता है और सेफ होता है, इसे मोर इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। देखिए, नेटवर्क को इंटेलिजेंट डिवाइस, राउटर को मोर इंटेलिजेंट डिवाइस, क्योंकि यह पैकेट को तेज़ी से पहुंचाने के लिए निर्देशित करता है और अच्छे मार्ग का चयन करता है। जो स्विच था तो वो ये दिखाता था कि कहाँ कहाँ भेजना है नेटवर्क को, लेकिन ये देखता है कि तेज़ी से पहुंचाना है और अच्छे मार्ग से पहुंचाना है राउटर, इसलिए इसे मोर इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। यह OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर लगाया जाता है राउटर। ये देखिए राउटर, राउटर देखिए, जो भी वाईफाई की सुविधा ले रहे होंगे वो जानते होंगे कि ये राउटर जो है किस तरीके से नेटवर्क भेजता है। विभिन्न प्रकार के, देखिए एक राउटर लगा हुआ है ऊपर और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में नेटवर्क भेज रहा है और ये जांच करके भेजता है कि ये उपयोगी डाटा, ये उपयोगी नेटवर्क है कि नहीं है और सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है और तेज़ी से कैसे भेजा जा सकता है, ये सब चेक करके तब डाटा भेजता है। ये देखिए ब्रिज, ब्रिज के द्वारा दो समान नेटवर्कों को जोड़ा जाता है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। यह प्रत्येक डाटा की जांच कर उसी नेटवर्क को भेजता है जिसके लिए डाटा बना हुआ है। डाटा ट्रांसफ़र के साथ साथ यह डाटा फिल्टरिंग का कार्य भी करता है। ब्रिज जो है ना, ये डाटा ट्रांसफ़र के साथ साथ डाटा फिल्टरिंग भी करता है। तो प्रत्येक डाटा की जांच कर उसी नेटवर्क को भेजता है जिसके लिए डाटा बना हुआ है। देखिए ये नेटवर्क जो है ब्रिज, देखिए ब्रिज जो है ये नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 में समान रूप से जोड़ने का काम कर रहा है। ब्रिज क्या करता है ना, दो समान नेटवर्क को जोड़ता है और जो मतलब समान प्रोटोकॉल के होंगे उन्हीं को जोड़ेगा। यदि प्रोटोकॉल कोई अलग हो गया तो वो फिर नहीं जोड़ेगा दो नेटवर्कों को। और ये जांच करके नेटवर्क को भेजता है कि ये समान प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो वो क्या करेगा, फिर डाटा को फिल्टर करके एक दूसरे के पास भेजेगा। नेटवर्क A B में 2 कंप्यूटर हैं और फिर नेटवर्क 2 में 2 कंप्यूटर हैं और ये जोड़ने का काम कर रहा है ब्रिज। गेटवे के द्वारा दो समान नेटवर्कों को जोड़ा जाता है, दो जो अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। गेटवे के द्वारा दो समान नेटवर्कों को जोड़ा जाता है जो अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में बदलने के लिए भी किया जाता है। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है गेटवे को। यह OSI मॉडल की सभी 7 लेयर पर उपस्थित होता है। गेटवे के द्वारा ना दो समान नेटवर्क को जोड़ा जाता है और जो अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। देखिए जो ब्रिज था वो क्या करता था, वो दो समान नेटवर्कों को जोड़ता था लेकिन जो एक ही प्रोटोकॉल को फॉलो करते थे। लेकिन गेटवे क्या कर रहा है, दो समान नेटवर्क को जोड़ता है लेकिन जो अलग अलग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक गेटवे हो गया। गेटवे एक माध्यम है, तो नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 ये समान नेटवर्क हैं इन दोनों के, लेकिन इनके प्रोटोकॉल अलग अलग हैं, तो इसे जोड़ने का काम ये कर रहा है। और एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में बदलने का भी कार्य कर रहा है ये, इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं गेटवे को। OSI मॉडल के सभी 7 लेयरों में ये उपस्थित होता है। रिपीटर
रिपीटर दो नेटवर्क कंप्यूटर के मध्य वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। नाम ही है रिपीटर, तो ये क्या करता है, रिपीट कर देता है नेटवर्क को। जहाँ पे सिग्नल वीक पड़ा ना, उसी सिग्नल को रिपीट करके स्ट्रॉन्ग बना देगा। यह डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले सिग्नल को रीजनरेट करता है। जो भी डाटा इसके पास आएंगे ना, देख लेगा कि समान टाइप के डाटा सिग्नल हैं, तो उसे रीजनरेट करके पूरा मजबूत बना देगा उसी नेटवर्क को। और किसी भी नेटवर्क में जितना अधिक रिपीटर उपयोग किया जाता है, उसका सिग्नल स्ट्रेंथ उतना ही अधिक हो जाता है। यह OSI मॉडल की फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर में उपस्थित होता है। रिपीटर जो है ना, OSI मॉडल के फिजिकल लेयर के फर्स्ट लेयर में उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पे नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2, इसके मध्य में क्या है, रिपीटर है। नेटवर्क 1 से सिग्नल वीक सिग्नल गया, नेटवर्क 1 से स्ट्रॉन्ग सिग्नल निकला, लेकिन रिपीटर तक पहुँचते पहुँचते वो क्या हुआ, वीक हो गया। तो अब रिपीटर क्या करेगा ना, इसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल देगा। स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना करके फिर नेटवर्क 2 तक भेजेगा। मॉडेम का पूरा नाम MO से मॉड्यूलेटर और डेम से डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम के माध्यम से जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है ना, उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। डिजिटल टू एनालॉग होगा तो मॉड्यूलेशन। अब मॉडेम के माध्यम से जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। ऐसे याद कर दीजिए। डैम याद करिए। डैम मतलब D से डिजिटल, A से एनालॉग, M से मॉड्यूलेशन। डिजिटल से एनालॉग होगा तो मॉड्यूलेशन होगा डैम, और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा तो डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। उसका उल्टा समझ लीजिए, ऐड कर लीजिए। मॉडेम है तो जब इंटरनेट से जो सिग्नल आता है ना, वो एनालॉग सिग्नल होता है। लेकिन ये मॉडेम क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कंप्यूटर के पास भेजता है। नेटवर्क डिवाइस और उसके कार्य हब, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क डिवाइस को आपस में जोड़ना, नेटवर्क के आकार को बढ़ाना। हब क्या करता है ना, 2 या नेटवर्क डिवाइस उसके कार्य जो है, बहुत बढ़िया बुक दिया है भाई, ये सब पढ़ने लायक है। 2 या 2 से अधिक नेटवर्क डिवाइस को आपस में जोड़ना और नेटवर्क के आकार को बढ़ाना। हब का काम क्या है, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क डिवाइस को आपस में जोड़ता है और नेटवर्क के आकार को बढ़ाता है। स्विच क्या करता है, डाटा पैकेट फॉरवर्ड के साथ साथ डाटा फिल्टर करना और डाटा ट्रैफिक को फिल्टर करता है। राउटर 2 नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट के माध्यम से भेजना, डाटा ट्रैफिक को नियंत्रित करना। ब्रिज करता है, 2 समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है और डाटा ट्रांसफ़र के साथ डाटा को फिल्टर भी करता है। गेटवे 2 असमान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ना और 2 नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरण करना, इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। रिपीटर डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले सिग्नल को रीजनरेट करता है। नेटवर्क के मध्य वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है रिपीटर।
नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी देखिए, बस टोपोलॉजी जैसे एक बस जा रहा है तो बाहर टर्मिनेटर लगे हुए हैं, तो बस टोपोलॉजी में ऊपर नीचे कंप्यूटर लगे रहते हैं। बस टोपोलॉजी इसे लीनियर या मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है। बस टोपोलॉजी में नेटवर्क की सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में नेटवर्क की सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में उपयोग होने वाले केबल को ब्लैक केबल कहा जाता है, ब्लैकबोन केबल कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में उपयोग होने वाले केबल को ब्लैकबोन केबल कहा जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन डिवाइस डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर भेजी जाती है। इसमें इंफॉर्मेशन डिवाइस डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर भेजी जाती हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस मैच न होने पर बाकी का डाटा टर्मिनेट हो जाता है। उदाहरण, लोकल एरिया नेटवर्क लैन में इस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। बस टोपोलॉजी का प्रयोग लैन में किया जाता है। ये देख लीजिए, बस टोपोलॉजी नेटवर्क कैसे जुड़ा हुआ है। एक ब्लैकबोन केबल होता है और उसी से सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी इसे सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। रिंग टोपोलॉजी ना, ये देखिए रिंग टोपोलॉजी किस तरीके से जुड़ा हुआ है कंप्यूटर आपस में। इसे सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इस नेटवर्क का अंतिम कंप्यूटर नेटवर्क के पहले कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। इस नेटवर्क का अंतिम कंप्यूटर नेटवर्क के पहले कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। सभी डिवाइस अपनी नज़दीकी दो डिवाइस से कनेक्ट रहती हैं। यह टोकन पास तकनीक पर कार्य करता है। इसमें सभी डिवाइस एक रिपीटर की तरह काम करते हैं और इसमें डेटा प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो देखिए, ये सर्कुलर है एक तरीके से रिंग टोपोलॉजी, और एक कंप्यूटर जो है दो डिवाइस से जुड़ा होता है और उसमें एक तरीके से रिपीटर का प्रयोग काम करता है ताकि डाटा वीक ना होने पे। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रेक हो गया तो सब ब्रेक हो जाएंगे। स्टार टोपोलॉजी। सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय उपकरण हब के साथ जोड़े जाते हैं। सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय उपकरण हब के साथ जोड़े जाते हैं। हब कंप्यूटर को बदलकर अन्य कंप्यूटर की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। हब कंप्यूटर को बदलकर अन्य कंप्यूटर की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने पर नेटवर्क की स्पीड प्रभावित नहीं होती है। आज सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टोपोलॉजी है, तो जो स्टार टोपोलॉजी है ना, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सभी कंप्यूटर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं लेकिन हब से जुड़ा हुआ है। हब खराब हुआ तो सब गया।
सभी कंप्यूटर केंद्रीय उपकरण हब के साथ जोड़े जाते हैं। हब कंप्यूटर को बदलकर अन्य कंप्यूटर की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ट्री टोपोलॉजी जो है ना, इसका निर्माण बस और स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी, इसका निर्माण बस और स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी का ट्री टोपोलॉजी में अनेक स्विच को एक केबल से जोड़ा जाता है। ट्री टोपोलॉजी में अनेक स्विच को एक ही केबल से जोड़ा जाता है। सामान्यतः इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग किया जाता है। नोड, कंप्यूटर को जोड़ने में कठिनाई होती है। नोड मतलब कंप्यूटर को जोड़ने में कठिनाई, इसलिए यह टोपोलॉजी का प्रयोग कम किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी का कम प्रयोग किया जाता है और स्टार टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा। ये देखिए ट्री टोपोलॉजी, रूट नोड है, उससे दो कंप्यूटर जुड़ा, फिर उससे दो कंप्यूटर जुड़ा, इसी तरीके से ट्री टोपोलॉजी बना लेता है। तो ट्री टोपोलॉजी का निर्माण ना बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का सम्मिलित रूप है। ये ट्री टोपोलॉजी एक तरीके से कह लीजिए। मेश टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में सभी डिवाइस आपस में ही एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। मेश टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में डाटा किसी भी रूट से डेस्टिनेशन तक आ सकता है। इसमें डेटा फ्लो किसी भी दिशा में हो सकता है। अधिक दूरी के नेटवर्क के लिए सबसे उपयुक्त टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी। अधिक दूरी के नेटवर्क के लिए सबसे उपयुक्त टोपोलॉजी कौन सी है? मेश टोपोलॉजी। जिन जगहों पर नेटवर्क फ्रिक्वेंटली ब्रेक होते रहते हैं वहाँ पर मेश टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जितने भी ये डिवाइस हैं ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये ऊपर वाला देखिए इससे जुड़ा हुआ नीचे वाले से, और फिर नीचे वाला ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है, और लेफ़्ट साइड वाला ऊपर से भी जुड़ा हुआ है, नीचे से भी जुड़ा हुआ है, और अपने सामने वाले से भी जुड़ा हुआ है, अपने कर में दक्षिण पूरब में वाले डिवाइस से भी जुड़ा हुआ है। मतलब हर एक डिवाइस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के मेश टोपोलॉजी यही है। अब पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है ये। इसमें टोपोलॉजी में डाटा किसी भी रूट से डेस्टिनेशन तक आ सकता है। नेटवर्क के प्रकार, लैन, वैन, मैन ये इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है। तो लैन देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में उपयोग होने वाला नेटवर्क है। इस नेटवर्क की रेंज लगभग 0 से 1 किमी तक होता है। 0 से 1 किमी तक लैन होता है, केवल छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए होता है। एक बिल्डिंग या इमारत तक ही सीमित रहता है ये, 1 किलोमीटर तक। इसे ईथरनेट तकनीक भी कहा जाता है। लैन को ना ईथरनेट तकनीक भी कहा जाता है। इसमें डाटा कम्युनिकेशन की गति तेज होती है। उदाहरण जैसे होम वाईफाई, घर का जो वाईफाई नेटवर्क होता है वो लैन का उदाहरण है। छोटे व्यवसाय के नेटवर्क होते हैं वाईफाई।
लैन देख लीजिए, यहाँ पे एक सर्वर है, उससे सारे डिवाइस जुड़े हुए हैं। लेन के प्रकार पैन, कैन, डब्लू लैन और वीपीएन, ये सब लेन के प्रकार हैं। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, यह एक छोटा नेटवर्क होता है जिसकी रेंज 10 मीटर तक अर्थात एक कमरे तक सीमित है। 10 मीटर तक अर्थात एक कमरे तक सीमित होती है पैन का। इसका प्रकार, यह एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे ब्लूटूथ। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन ब्लूटूथ हो गया, 10 मीटर तक रेंज होता है। कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, जब दो या अधिक भवनों के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है तो उसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाता है। उदाहरण वाईफाई, स्कूल और कॉलेज के कैंपस, जैसे हम लोगों का जो वाईफाई है वो कैन का उदाहरण है, कैंपस एरिया नेटवर्क। डब्लू लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क में कंप्यूटर और अन्य डिवाइस आपस में बिना किसी केबल के जुड़े होते हैं और इस नेटवर्क में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का उपयोग किया जाता है। तो लैन में ही VPN पढ़ रहे थे। VPN लाइन में हमने देखा था कि पैन, कैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, VLAN और VPN। तो VPN क्या है? VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, डेटा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इसमें डेटा को इनक्रिप्टेड रूप में भेजने के लिए प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। यह नेटवर्क हमें सिक्योरिटी के साथ किसी सर्वर से जोड़ता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह दो या दो से अधिक लैन को जोड़कर बनाया जाता है। मैन दो या दो से अधिक लैन को जोड़कर बनाया जाता है। इस नेटवर्क की रेंज लगभग 0 से 100 किमी तक होता है। मैन का ना, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन है तो 0 से 100 किमी तक यह पूरे शहर को कवर करता है। इसमें कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल आदि शामिल होते हैं। दो शहरों के बीच कनेक्टिविटी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दो शहरों के बीच कनेक्टिविटी भी इसका प्रयोग किया जाता है। डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड 10 से 100 Mbps तक हो सकता है। देखिए, मैन का प्रयोग कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, पुलिस स्टेशन सबसे जोड़ा जाता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में फैला हुआ यही इंटरनेट है। वैन का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित नहीं है। इस नेटवर्क की रेंज लगभग 100 किमी से अधिक होता है। इसका डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अन्य नेटवर्क की तुलना में कम होती है क्योंकि इसका क्षेत्र अधिक होता है। इंटरनेट वैन नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए, इंटरनेट किस तरीके से जोड़ा है विभिन्न कंप्यूटर को।
ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल। OSI मॉडल तो पढ़ा था। ये OSI मॉडल देख लेते हैं। OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल का विकास 1980 में किया गया था। इसका श्रेय ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन USA को दिया जाता है। नेटवर्क किस तरह कार्य करता है उसे समझने के लिए OSI मॉडल तैयार किया जाता है। OSI मॉडल के 7 लेयर। देखिए, पहला लेयर है फिजिकल लेयर, दूसरा है डाटा लिंक लेयर, तीसरा है नेटवर्क लेयर, चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा है सेशन लेयर, छठा है प्रेजेंटेशन लेयर, सातवां है एप्लीकेशन लेयर। तो जो एप्लीकेशन इस पे ना, जैसे कि इसका शॉर्ट है, तो OSI मॉडल के 7 लेयर जो है ना, जो एप्लीकेशन लेयर है इसका उपयोग कैसे होता है। लॉगिन करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे, चेक करेंगे, अब पॉकेट फिल्टरिंग होगा। पॉकेट फिल्टरिंग का कार्य किया जाता है इसमें। ये डाटा यूनिट के रूप में डाटा मैसेज, इसमें जो प्रोटोकॉल है ना एप्लीकेशन लेयर में, HTTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, SMTP और DNS, इन सब का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर, यह लेयर डाटा फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग की जाती है। प्रेजेंटेशन लेयर का यह लेयर ना डाटा फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर का। इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन विधि का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर का ना, इस लेयर में डाटा फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग की जाती है। इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन विधि का प्रयोग किया जाता है।
डाटा यूनिट मैसेज या डाटा के रूप में होता है। हाँ, इसका प्रेजेंटेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल है JPEG, MPEG, SSL, TLS, सेशन लेयर। सेशन लेयर इसमें यूज़र का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। सेशन लेयर इसमें यूज़र का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इसमें यूज़र के लॉगिन और लॉग आउट की जानकारी होती है। मैसेज डाटा, ये सेशन लेयर में ना ये किससे संबंधित होता है? गेटवे से संबंधित होता है। सेशन लेयर संबंधित प्रोटोकॉल इसमें जिप होता है, NFS होता है। सेशन लेयर इसमें यूज़र का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और इसमें यूज़र के लॉगिन और लॉग आउट की जानकारी होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में इसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा सेगमेंट में सेगमेंट यूनिट। ट्रांसपोर्ट लेयर में फायरवॉल होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल होता है ना, TCP और UDP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। और नेटवर्क लेयर में इसका कार्य IP एड्रेस उपलब्ध कराना है। नेटवर्क लेयर में डाटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है ये नेटवर्क लेयर। पैकेट यूनिट के रूप में होता है। इससे संबंधित जो डिवाइस है ना, राउटर नेटवर्क लेयर का प्रयोग, नेटवर्क लेयर में राउटर प्रयोग होता है। और इससे संबंधित जो प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर से ICMP और IPv4 का। डाटा लिंक लेयर डाटा में होने वाले एरर का पता लगाकर उसे सही करना। डाटा लिंक लेयर डाटा यूनिट फ्रेम यूनिट है। संबंधित डिवाइस स्विच है, ब्रिज है। संबंधित डिवाइस जो है ना डाटा लिंक लेयर का स्विच है और ब्रिज है। डाटा लिंक लेयर में डाटा में होने वाले एरर का पता लगाकर उससे सही करना। और संबंधित डिवाइस इसमें स्विच है और ब्रिज है। डाटा लिंक लेयर में डिवाइस स्विच और ब्रिज है। और संबंधित प्रोटोकॉल जो डाटा लिंक लेयर में प्रयोग किया जाता है PPP, STP और FDDI। फिजिकल लेयर इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डाटा पैकेटों को डिकोड और इनकोड किया जाता है। फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर जो है ना, इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डाटा पैकेटों को डिकोड और इनकोड किया जाता है।
इसमें जो होता है बीटी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो डिवाइस होता है फिजिकल लेयर में ना, हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रोटोकॉल होता है इसमें ISDN प्रोटोकॉल, USB प्रोटोकॉल और वाईफाई प्रोटोकॉल। विशेष क्या है? ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को ना सॉफ्टवेयर होस्ट लेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सॉफ्टवेयर सेशन लेयर को सॉफ्टवेयर या होस्ट लेयर कहा जाता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI कहा जाता है। और हार्डवेयर, मीडिया लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को हार्डवेयर या मीडिया लेयर कहा जाता है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इन सब को रिसीवर कहा जाता है। और एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इन सब को सेंडर कहा जाता है। नहीं, गलत आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिसीवर काम करेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो सेंडर काम करेगा। यहाँ पे दिया है फिजिकल लेयर OSI मॉडल की सबसे पहली व निचली लेयर है। जो फिजिकल लेयर है ना, ये फिजिकल लेयर, ये OSI मॉडल की सबसे पहली और निचली लेयर होती है। और एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की सबसे ऊपरी और आखिरी लेयर होती है। कौन सा एप्लीकेशन लेयर? एप्लीकेशन लेयर को यूजर इंटरफेस लेयर भी कहा जाता है। एप्लीकेशन लेयर को यूज़र इंटरफेस लेयर भी कहा जाता है। फिजिकल लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। फिजिकल लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को ना हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कहा जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। और फिजिकल डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर को सामूहिक रूप से मीडिया हार्डवेयर लेयर के नाम से भी जाना जाता है। फिजिकल डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर को सामूहिक रूप से मीडिया हार्डवेयर लेयर के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। फिजिकल डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर को सामूहिक रूप से मीडिया हार्डवेयर लेयर के नाम से भी जाना जाता है। फिजिकल डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर को सामूहिक रूप से मीडिया या हार्डवेयर लेयर के नाम से जाना जाता है। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर को सामूहिक रूप से होस्ट या सॉफ्टवेयर लेयर के नाम से जानते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनने लायक हैं।
एक ही क्वेश्चन ही है। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर को सामूहिक रूप से होस्ट या सॉफ्टवेयर लेयर के नाम से जानते हैं। TCP/IP मॉडल, इसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल है। इस मॉडल का विकास यूएसए की रक्षा विभाग एजेंसी DARPA द्वारा 1970 में किया गया। इस मॉडल को प्रोटोकॉल मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में 4 लेयर होता है। TCP/IP में नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इसे हम अतिन पढ़ लें। क्या अतिन? ए से एप्लीकेशन लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, आई से इंटरनेट और एन से नेटवर्क इंटरफेस। अतिन। TCP/IP मॉडल, TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल। देखिए, जो TCP/IP मॉडल में प्रोसेस या एप्लीकेशन मॉडल होता है ना, प्रोसेस या एप्लीकेशन मॉडल होता है, ये OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर के बराबर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के समान है। इंटरनेट लेयर नेटवर्क लेयर के समान है। और नेटवर्क इंटरफेस लेयर डाटा लिंक और फिजिकल लेयर की तरह काम करता है। एरर के कारण, जैसे 400 एरर है बैड फाइल रिक्वेस्ट, गलत URL के कारण। 401 अनअथराइज्ड यूज्ड, गलत पासवर्ड होने पर। 401 अनअथराइज्ड, गलत पासवर्ड डालने पर। 403 एक्सेस डिनाइड, बिना अनुमति के वेब पेज खोलने पर। 404 फाइल नॉट फाउंड, सर्वर के पास रिक्वेस्ट फाइल उपलब्ध नहीं होने पर। 408 रिक्वेस्ट टाइम आउट, सर्वर की गति धीमी होने पर। 500 इंटरनल एरर, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन में समस्या होने पर। नेटवर्क इंटरफेस लेयर अतिन में, यह TCP/IP के सबसे निचली लेयर है। अच्छा, नेटवर्क लेयर सबसे अतिन जो है ना, ए से एप्लीकेशन, टी से ट्रांसपोर्ट, आई से इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर, इंटरनेट, और एन से नेटवर्क लेयर। अतिन। तो जो ऊपर वाला है सबसे निचला लेयर है। ये जो नेटवर्क लेयर है ना, नेटवर्क लेयर सबसे निचली लेयर है। इस लेयर को नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर भी कहा जाता है। नेटवर्क इंटरनेट इंटरफेस लेयर को ना, इसे नेटवर्क एक्सेस लेयर या लिंक लेयर भी कहते हैं। अच्छा, नेटवर्क इंटरफेस लेयर को नेटवर्क लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर या लिंक लेयर भी कहा जाता है। इस लेयर के द्वारा डाटा को किस नेटवर्क में सेंड करना है यह तय किया जाता है। इस लेयर के द्वारा डाटा को किस नेटवर्क में सेंड करना है ना, यह तय किया जाता है। इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर
यह लेयर OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर की तरह कार्य करता है, जो इंटरनेट लेयर होता है। नेटवर्क लेयर, यह लेयर OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर की तरह कार्य करती है। नेटवर्क लेयर की मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न डिवाइसों के बीच लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर ना OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर की तरह कार्य करता है। यह नेटवर्क लेयर की मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न डिवाइसों के बीच लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, यह लेयर का मुख्य कार्य डाटा को ट्रांसमिशन करना होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसे होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं। इस लेयर में दो प्रकार के प्रोटोकॉल कार्य करते हैं, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में जो अतिन है ना, अतिन ये सबसे ऊपर की लेयर है। अतिन TCP/IP की सबसे ऊपरी लेयर है। एप्लीकेशन ए से शुरुआत होता है एप्लीकेशन लेयर। इसे प्रोसेस लेयर भी कहा जाता है। हाँ, इस लेयर के द्वारा ही यूजर इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ता है। इस लेयर के द्वारा ही यूजर इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ता है। एप्लीकेशन लेयर बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, जैसे HTTP, FTP, DNS आदि। एप्लीकेशन लेयर बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जैसे HTTP, FTP, DNS आदि। डाटा कम्युनिकेशन, अच्छा, जो एप्लीकेशन लेयर है ना, ये एप्लीकेशन लेयर बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जैसे HTTP, FTP, DNS आदि। डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन, डाटा संचार, डाटा संचार, डाटा संचार, डाटा कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कंप्यूटर से डेटा, निर्देश तथा सूचनाएं दूसरे कंप्यूटरों तक पहुंचती हैं, संचार कहलाती हैं। यह प्रक्रिया संचार चैनल के माध्यम से पूरी की जाती है। डेटा को सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। देखिए, जैसे डाटा एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र किया जा रहा है। डाटा कम्युनिकेशन, डाटा संचार के घटक, सेंडर, एक तो सेंडर होगा भेजने वाला, इंफॉर्मेशन सूचना भेजेगा, मीडियम से माध्यम से जाएगा, रिसीवर प्राप्त करेगा, प्रोटोकॉल संदेश भेजने प्राप्त करने के नियम, ये सब संचार, डाटा संचार के घटक होते हैं। सेंडर, इंफॉर्मेशन, मीडियम, रिसीवर, प्रोटोकॉल। ये देखिए, जैसे मैसेज सेंडर और ट्रांसमिशन मीडियम है रिसीवर, और ये जो रिसीव कर रहा है ना, किसी न किसी प्रोटोकॉल के तहत ही इसे रिसीव कर पा रहा है। डाटा सिग्नल के प्रकार, एक तो डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल, डाटा सिग्नल के प्रकार, डिजिटल सिग्नल के प्रकार हैं। डिजिटल सिग्नल, इस सिग्नल में डाटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान किया जाता है, बाइनरी संख्याओं 0 तथा 1 के रूप में किया जाता है, जैसे थर्मामीटर। डिजिटल सिग्नल में एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल में डाटा का रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है, जैसे टेलीफोन लाइन। एनालॉग सिग्नल में ना, तो ये डिजिटल सिग्नल वाला तो देख लीजिए, जैसे कि थर्मामीटर का होता है फॉर्म। एनालॉग सिग्नल में डाटा का रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है, जैसे टेलीफोन लाइन। एनालॉग सिग्नल है ये। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ,
डाटा संचार की प्राप्तियाँ, डाटा संचार की विधियाँ। डाटा संचार की विधियाँ में एक तो सिंप्लेक्स विधि, डाटा संचार मतलब डाटा का जो संचारण होता है वो किस विधि से होता है। एक तो सिंप्लेक्स विधि से, दूसरा अर्ध डुप्लेक्स विधि से, तीसरा पूर्ण डुप्लेक्स विधि से। तो सिंप्लेक्स विधि से डाटा का संचारण, इसमें डेटा का फ्लो सदैव एक ही दिशा में होता है। सिंप्लेक्स सिंपल होता है, एक समय में सेंडर के द्वारा एक ही दिशा में डेटा भेजा जा सकता है। रिसीवर के द्वारा सेंडर को वापस संदेश नहीं भेजा जा सकता। उदाहरण रेडियो, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, रिमोट आदि। जैसे रेडियो, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, रिमोट, इन सब में क्या होता है, डाटा केवल एक ही दिशा में भेजा जाता है। जैसे सिंप्लेक्स सेंडर, ये यूनिडायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है, जैसे रेडियो वगैरह हो गया। अर्ध डुप्लेक्स मेथड, इस विधि में डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है। अर्ध डुप्लेक्स विधि में ना, अर्ध डुप्लेक्स विधि में हाफ डुप्लेक्स मेथड, इस विधि में डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का फ्लो हो सकता है। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों ही डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, परंतु एक समय में केवल एक ही के द्वारा ही डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। उदाहरण जैसे वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ, फैक्स मशीन, ये सब हैं। जो अर्ध डुप्लेक्स विधि है, इस विधि में डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है। ये अर्ध मतलब एक तरफ जाएगा फिर उसके बाद दूसरा आएगा, बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन एट टाइम। अर्ध डुप्लेक्स विधि जो है, इस विधि में डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का फ्लो हो सकता है। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों ही डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, परंतु एक समय में केवल एक के द्वारा ही डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ, फैक्स मशीन। पूर्ण डुप्लेक्स विधि, फुल डुप्लेक्स मेथड। पूर्ण डुप्लेक्स विधि फुल डुप्लेक्स मेथड होता है। इस विधि में डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है। एक ही समय में दोनों ओर से डेटा फ्लो हो सकता है। एक ही समय में दोनों ओर से डेटा फ्लो हो सकता है पूर्ण डुप्लेक्स में। पूर्ण डुप्लेक्स विधि में ना, इस विधि में डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है। एक समय में दोनों ओर से डेटा फ्लो हो सकता है पूर्ण डुप्लेक्स में। इसमें सेंडर रिसीवर दोनों एक ही समय में दो दिशाओं से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब। सेंडर और रिसीवर, सेंडर फॉर डुप्लेक्स है। जैसे मोबाइल वगैरह जो है ना, जैसे सिंप्लेक्स किसका उदाहरण है। सिंप्लेक्स में रेडियो, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, रिमोट केवल एक ही दिशा में काम कर रहा है। रेडियो, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, रिमोट एक दिशा में। हाफ डुप्लेक्स जैसे वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ, फैक्स मशीन, एक तरफ एक बार जाएगा फिर दूसरी तरफ से आएगा। फुल डुप्लेक्स मोबाइल फ़ोन, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों दिशाओं में होता रहता है ये। संचार के माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। माध्यम, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें माध्यम कहा जाता है। उदाहरण केबल, वाईफाई, फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट, ये सब। माध्यम जो होता है ना,
संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें माध्यम कहा जाता है। उदाहरण केबल, वाईफाई, फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट, ये सब। इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, जैसे निर्देशित माध्यम गाइडेड मीडियम और अनिर्देशित माध्यम अनगाइडेड मीडियम। निर्देशित माध्यम गाइडेड मीडियम, जब डाटा का ट्रांसमिशन किसी केबल की सहायता से किया जाता है तो उसे गाइडेड मीडियम कहते हैं। ये केबल कॉपर, टिन, एल्युमिनियम या सिल्वर के बने होते हैं। जब डाटा का ट्रांसमिशन किसी केबल की सहायता से होता है तो उसे क्या कहते हैं? गाइडेड मीडियम कहते हैं। ये केबल कॉपर, टिन, एल्युमिनियम या सिल्वर के बने होते हैं। उदाहरण जैसे कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ये सब। अनिर्देशित माध्यम अनगाइडेड मीडियम, जब डाटा का ट्रांसमिशन किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है तो उसे अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। उदाहरण वाईफाई, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट। अनिर्देशित माध्यम अनगाइडेड मीडियम, जब डाटा का ट्रांसमिशन किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है तो उसे अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। जैसे वाईफाई, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, से सब क्या है? अनगाइडेड अनिर्देशित माध्यम है। और जब डाटा ट्रांसमिशन किसी केबल की सहायता से किया जाता है तो उसे गाइडेड मीडियम कहते हैं। जैसे केबल कॉपर, टिन, एल्युमिनियम, सिल्वर के बने होते हैं। जैसे कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अनिर्देशित माध्यम में जब डाटा ट्रांसमिशन किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी की सहायता से होता है तो उसे अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। इसे वाईफाई, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट सब अनगाइडेड हैं, मतलब ये वायरलेस टेक्नोलॉजी से हैं संचार माध्यम। निर्देशित गाइडेड मीडियम और निर्देशित अनगाइडेड। तो जो निर्देशित मीडियम होता है ना, ये ट्विस्टेड पेयर केबल से, फाइबर ऑप्टिक केबल से, कोएक्सियल केबल से जो डाटा संचार करता है। अनिर्देशित अनगाइडेड ये रेडियो वेव ट्रांसमिशन से, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन से अनगाइडेड है। ट्विस्टेड पेयर केबल गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम, इसे ईथरनेट केबल के नाम से भी जाना जाता है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ना, इसे ईथरनेट केबल के नाम से भी जाना जाता है। इस केबल का उपयोग छोटी दूरी या लैन नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे ट्विस्टेड होते हैं, जिसके ऊपर अभ्रक की परत पैकेट लगा होता है। दो में से एक तार सिग्नल्स को रिसीवर तक पहुंचने के लिए, दूसरा अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल, इसमें धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर उपयोग डेटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ये केबल हल्की तथा तीव्र गति वाली होती हैं। इसमें डेटा का संचरण प्रकाश के माध्यम से किया जाता है। यह माध्यम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल। कोएक्सियल केबल जो है ना, इस केबल के द्वारा उच्च आवृत्ति वाले डेटा को संचारित किया जाता है। इस केबल को ज़मीन के नीचे से बिछाया जाता है। इस केबल के केंद्र में ठोस तार होता है जो कुचालक तार वायर से घिरा होता है। इसका उपयोग टेलीविज़न नेटवर्क में अधिक किया जाता है।
ये कोएक्सियल केबल है, देख लीजिए। अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम। रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो वेव ट्रांसमिशन। इसमें रेडियो आवृत्तियों रेडियो फ्रिक्वेंसीज के माध्यम से डेटा का कम्युनिकेशन किया जाता है। इसका उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। रेडियो ट्रांसमिशन में इसका उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन वायर्ड तकनीक से सस्ता होता है। यह माध्यम वर्षा, धूल, बर्फ आदि से प्रभावित होता है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन जो है ना, ये माध्यम वर्षा, धूल, बर्फ आदि से प्रभावित होता है। रेडियो ट्रांसमिशन जो है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, इसमें रेडियो आवृत्तियों के माध्यम से डेटा का कम्युनिकेशन किया जाता है और इसका उपयोग लंबी दूरी के संचार से किया जाता है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन वायर्ड तकनीक से सस्ता होता है। यह माध्यम वर्षा, धूल, बर्फ से प्रभावित होता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इसमें डेटा रेडियो सिग्नल की तरह संचारित होते हैं। इसमें सिस्टम में भी डेटा का कम्युनिकेशन आवृत्तियों के माध्यम से किया जाता है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति लगभग 0.3 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होती है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ये डेटा रेडियो सिग्नल की तरह संचारित होते हैं। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इस सिस्टम में भी डेटा कम्युनिकेशन आवृत्तियों के माध्यम से होता है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती हैं जिनकी आवृत्ति लगभग 0.3 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होती है। ये एकल दिशात्मक यूनिडायरेक्शनल होती हैं। खराब मौसम होने पर यह सिस्टम प्रभावित होता है। इसका उपयोग टेलीविज़न प्रसारण में किया जाता है। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, यह छोटी दूरी लाइन में डाटा कम्युनिकेशन करने वाली उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, ये छोटी दूरी लाइन में डाटा कम्युनिकेशन करने वाली उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। ये तरंगें ठोस ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे दीवार आदि के पार नहीं जा सकती हैं। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन सामान्यतः टीवी, रिमोट, वायरलेस स्पीकर आदि में प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी इंटरनेट में सूचनाओं के नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट में सूचनाओं के नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। इनका उपयोग किसी भी नेटवर्क में सूचनाओं को त्रुटि रहित आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी भी नेटवर्क में सूचनाओं को त्रुटि रहित आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए TCP, IP, HTTP, FTP, SMTP सब नेटवर्क प्रोटोकॉल है। TCP, IP, HTTP, FTP, SMTP। कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोगी प्रोटोकॉल, TCP, IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका उपयोग इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। TCP, IP का यह डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करके नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन तक भेज देते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है। SMTP इसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने प्राप्त करने के प्राप्त करने के लिए होता है। ये ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, भेजने के लिए। प्राप्त करने के लिए POP होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है।
यह वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के काम आता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका उपयोग कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल, डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ आदि ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। FTP जो है ना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका उपयोग कंप्यूटर या सर्वर के बीच फाइल, डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ आदि ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। गोफर यह प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट सर्च करना तथा प्राप्त करने प्रदर्शित करता है। ये गोफर। टेलनेट, किसी एक कंप्यूटर को दूर बैठकर किसी अन्य कंप्यूटर को संचालित करने में यह प्रोटोकॉल मदद करता है। टेलनेट दूर बैठ कर के अन्य कंप्यूटर को संचालित किया जाता है इसकी वजह से, इसलिए इसे रिमोट लॉगिन की ज़रूरत होती है, जैसे टीम वीवर, एनीडिस्क ये सब हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे IMAP इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एक शब्दावली है, जैसे इंट्रानेट, यह एक प्राइवेट नेटवर्क है। इसका प्रयोग मुख्यतः एक संगठन या कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एक संगठन में कंपनी द्वारा। एक्सट्रानेट, इसे VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहा जाता है। एक्सट्रानेट, इसका उपयोग एक संगठन या कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इंटरनेट, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पब्लिक नेटवर्क होता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने तथा ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए होता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी से ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, वाईमैक्स, हॉटस्पॉट, GSM और CDMA, ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं। जैसे ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीकी है और जिसके द्वारा दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। ब्लूटूथ का उपयोग अनेक सारे डिवाइस जैसे हेडफोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डोंगल, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि में होता है। ब्लूटूथ तकनीक में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 2.8 गीगाहर्ट्ज़ के बीच रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। अच्छा, ब्लूटूथ में किस तरंग का प्रयोग होता है? रेडियो तरंग का, ध्यान दीजिए। और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का रेडियो तरंग। इस तकनीक के द्वारा 10 से 100 मीटर तक की दूरी में डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। अधिकतम 7 डिवाइस को ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है। अधिकतम 7 डिवाइस को ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है। इसका आविष्कार सन 1994 में डॉक्टर DR जाप हार्ट्ससेन ने किया था। इसका आविष्कार सन 1994 में DR जाप हार्ट्ससेन ने किया था। डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर इस डिवाइस का नामकरण किया गया। डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर इस डिवाइस का नामकरण किया गया। डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर इस डिवाइस का नामकरण किया गया है। ब्लूटूथ का उपयोग पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। ब्लूटूथ का उपयोग पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। इसका आविष्कार 1991 में जॉन ओ सुलिवन ने किया था। वाईफाई का आविष्कार 1991 में जॉन ओ सुलिवन ने किया था। वाईफाई की मदद से हम अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई की रेंज सामान्यतः 100 मीटर तक होती है।
वाईफाई तकनीक में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। हाँ, आप वो देखिए ब्लूटूथ में भी रेडियो तरंग का उसमें 2.4 से 2.8 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का प्रयोग करते हैं और वाईफाई में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। 100 मीटर तक रेंज है इसका प्रयोग लैन लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। लाइफाई इसका पूरा नाम लाइट फिडेलिटी है। लाइफाई का पूरा नाम क्या है? लाइट फिडेलिटी है। इसका पूरा नाम क्या है? लाइट फिडेलिटी है। इसका आविष्कार हेराल्ड हास ने 2011 में किया था। लाइफाई का आविष्कार कौन किया था? हेराल्ड हास ने किया था 2011 में। लाइफाई इसका आविष्कार हेराल्ड हास ने 2011 में किया था। लाइफाई का आविष्कार कौन किया था? हेराल्ड हास ने 2011 में। यह उच्च गति से संचार करने वाली वायरलेस तकनीकी है। जो लाइफाई है उच्च गति से संचार करने वाला वायरलेस तकनीकी है। इसमें डेटा भेजने के लिए एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और डाटा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। इसमें डाटा भेजने के लिए ना जो लाइफाई है इसमें डाटा भेजने के लिए एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और डाटा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। इसमें डाटा भेजने के लिए एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और डाटा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। वाईमैक्स। अच्छा, ये जो लाइफाई है लाइट फिडेलिटी इसका आविष्कार हेराल्ड हास ने 2011 में किया था। उच्च गति से संचार करने वाले वायरलेस तकनीकी हैं। इसमें डाटा भेजने के लिए एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और डाटा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। वाईमैक्स इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी है। वाईमैक्स का जो पूरा नाम है ना वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी है। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है वाईफाई मैक्स। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसकी रेंज 25 से 50 किमी तक होती है वाईमैक्स का। वाईमैक्स के द्वारा हजारों लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वाईमैक्स के द्वारा हजारों लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसका उपयोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में किया जाता है। अच्छा, मैन में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? वाईमैक्स का प्रयोग किया जाता है मैन में। और लैन में वाईफाई का प्रयोग किया जाता है। पैन में ना ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है परमानेंट पर्सनल एरिया नेटवर्क। और जो लाइन होता है उसमें वाईफाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों का लाइन है वाईफाई लाइन का उदाहरण है हम लोगों का। और ये वाईमैक्स का प्रयोग मैन में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किया जाता है 25 से 50 किलोमीटर हॉट स्पॉट। इसे वायरलेस एक्सेस पॉइंट तकनीक भी कहा जाता है। हॉट स्पॉट एक फिजिकल लोकेशन होता है जिसके भीतर आप इंटरनेट को 30 से 60 फीट तक एक्सेस कर सकते हैं। वायरलेस रूप से मोबाइल लैपटॉप या अन्य डिवाइस में इंटरनेट को कनेक्ट करके इसका उपयोग कर सकते हैं। वायरलेस रूप से मोबाइल लैपटॉप या अन्य डिवाइस में इंटरनेट को कनेक्ट करके इसका उपयोग कर सकते हैं।
इसमें रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग किया जाता है। हॉट स्पॉट में ना रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग किया जाता है। जीएसएम, इसका पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल यह एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल तकनीक है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल तकनीक है। इसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जीएसएम, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा भी प्रदान की जाती है। जीएसएम में अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा। जीएसएम में सभी मोबाइल फ़ोन पर एक सिम कार्ड का प्रयोग किया जाता है। जीएसएम में सभी मोबाइल फ़ोन पर एक सिम कार्ड प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एज इन्हांस डाटा रेट्स फॉर GSME इवोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एज इन्हांस डाटा रेट्स फॉर GSME इवोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। सीडीएम में इसका पूरा नाम कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है। सीडीएम में इसका पूरा नाम कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है। यह एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल तकनीक है। सीडीएम में इसका पूरा नाम कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है। यह एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल तकनीक है। सीडीएम में इसका प्रयोग सामान्यतः मोबाइल फ़ोन के संचालन में किया जाता है। सीडीएम में का कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल तकनीक है। इसका प्रयोग सामान्यतः मोबाइल फ़ोन के संचालन में किया जाता है। इसमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए EVDO इवोल्यूशन डाटा ऑप्टिमाइज्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1G 2G 3G 4G 5G टेक्नोलॉजी। देखिए 1G की शुरुआत 1980 में USA में किया गया। 2G की शुरुआत 1990 में फिनलैंड ने किया। 3G की शुरुआत 2000 में जापान ने किया। 5G की शुरुआत 2010 में दक्षिण कोरिया ने किया। 4G की शुरुआत दक्षिण कोरिया ने 2010 में किया। 5G की शुरुआत दक्षिण कोरिया ने 2020 में किया। फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत 1980 में USA डाटा ट्रांसफ़र गति 2.4 KB/s था। यह एनालॉग सिग्नल पर आधारित था और फ़ोन में केवल वॉइस कॉल सपोर्ट जैसी सुविधाएं थीं। इसमें कॉल ड्रॉप कम सिक्योर और फ़ोन की लो बैटरी जैसी कमियां थीं। सेकेंड जनरेशन इसकी शुरुआत फिनलैंड में हुआ। डाटा ट्रांसफ़र 64 kbps हो गया। डिजिटल सिग्नल तकनीक पर आधारित हो गया सेकेंड जनरेशन। इस फ़ोन से SMS MMS कॉल होल्ड कैमरा और मेल जैसी सुविधाएं शुरू की गईं। थर्ड जनरेशन जो था ना शुरुआत 2000 में जापान के द्वारा। डाटा ट्रांसफ़र गति 2 Mbps। फ़ोन में हैवी गेम्स वीडियो डाउनलोड पिक्चर शेयरिंग डाटा प्लान और वीडियो कॉलिंग फीचर जैसी सुविधाएं शुरू की गई। इन्हें स्मार्टफोन भी कहा जाता है। 3G जो था ना 2000 में जापान में डाटा ट्रांसफ़र गति 2 Mbps। फ़ोन में हैवी गेम्स वीडियो डाउनलोडिंग पिक्चर शेयर डाटा प्लान वीडियो कॉलिंग जैसे फीचर सुविधाएं हो गई। स्मार्टफोन कहा गया। फोर्थ जनरेशन 2010 में दक्षिण कोरिया द्वारा डाटा ट्रांसफ़र गति 100 Mbps। फ़ोन में HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3D वर्चुअल रियलिटी मोबाइल वेब एक्सेस की शुरुआत हुई। 5G फिफ्थ जनरेशन है। इसकी शुरुआत 2020 में दक्षिण कोरिया। डाटा ट्रांसफ़र गति 1 Gbps से अधिक। फ़ोन में अधिक बैटरी बैकअप अधिक सुरक्षा इंटरनेट ऑफ थिंग्स वॉइस असिस्टेंस 4000 वीडियो आदि में सुधार के साथ शुरुआत किया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर गुजरात के धोलेरा में बनाया जाएगा।
उपकरण प्रसारण, ब्लूटूथ 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज़, वाईफाई 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज़ से रेडियो तरंग पे काम करती हैं। फ़ोन उपग्रह फ़ोन सेवा 1.62 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पर एल बैंड। सेल फोन 800 से 900 से या 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज़ के बीच होता है सेल फोन। सेल फोन 8 से 900 से 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज़ के बीच। शॉर्ट वेव 2.3 से 30 मेगाहर्ट्ज़ के बीच। AM 0.5 से 1.5 मेगाहर्ट्ज़। FM 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। टीवी 7 से 13 से 175 से 215 मेगाहर्ट्ज़। ओके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। URL का विस्तृत रूप क्या है? URL का विस्तृत रूप इसमें देख लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। दूसरा का वह प्रोटोकॉल जो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है वह कौन सी परत है? डिवाइस को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, ये एप्लीकेशन परत हो जाएगा। डाटा लिंक तो होगा नहीं, नेटवर्क भी नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, तो एप्लीकेशन परत जो है डिवाइस को ये नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर कंट्रोल करता है, एप्लीकेशन परत। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट किस पे स्विचिंग काम में लेता है? इंटरनेट किसको स्विचिंग काम में लेता है? तो ये जो है टेलीफोन को। इंटरनेट टेलीफोन स्विचिंग काम में लेता है। नहीं सॉरी, इसमें टेलेक्स हो जाएगा। इंटरनेट ना टेलेक्स स्विचिंग काम में लेता है। इंटरनेट क्या होगा? टेलेक्स स्विचिंग काम में लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइवेट नेटवर्क को सार्वजनिक नेटवर्क में फैलाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, ये प्राइवेट नेटवर्क को सार्वजनिक नेटवर्क में फैलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। OSI मॉडल में 7 परत होती हैं। कौन सा ईमेल पते का सही प्रारूप है? तो इसमें यही सही दिख रहा है, sales@gmail.com। बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। किस लेयर को हार्ट ऑफ OSI लेयर कहा जाता है? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है OSI का हार्ट। एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ये तो मॉडेम का प्रयोग करते हैं। वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कौन बदलता है? रिपीटर करता है, रिपीट कर देता है। इनमें से किस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है? तो मिस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं। मिस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। डेटा ट्रैफिक को कम करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें से स्विच जो होता है ना, डेटा ट्रैफिक को कम करने का कार्य करता है। डेटा ट्रैफिक को कम करने का कार्य स्विचिंग। निम्नलिखित में से किसे सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के नाम से जाना जाता है? हब को ना सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा है तो कम्युनिकेशन मोड कहलाता है। ये हाफ डुप्लेक्स होता है। दोनों दिशाओं में डाटा है तो कम्युनिकेशन मोड कौन डुप्लेक्स होता है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार किसमें संचरण में शामिल होता है? तो सिंप्लेक्स जो होता है ना,
कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार सिंप्लेक्स चरण में होता है, मतलब एक दिशा में। कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच देखिए एक ही दिशा में संचारित हो रहा है, सिंप्लेक्स हो गया, डी उत्तर है। और किस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे होते हैं? तो ये ईथरनेट में नहीं, कोएक्सियल में होते हैं, कोएक्सियल केबल में होता है। इसमें ये दिए हैं उत्तर ईथरनेट, ये तो कोएक्सियल में तार आपस में उलझे होते हैं, हम लोग भी ऊपर पढ़े थे। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ का तो इसमें जॉब हॉटसन ने किया था। ब्लूटूथ का आविष्कार जॉब हॉटसन। डाटा संचार के घटक में शामिल हैं, सभी हैं डाटा संचार में, प्रेषक, प्रोटोकॉल, सूचना, ये सब डी उत्तर होगा, सभी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर सिक्योरिटी, से कल देखेंगे।